हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इक्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इक्का लैब एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि 1949 में भारत में इसने मुंबई में अपना काम शुरू किया और ये API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। साथ में ये इसके इंटरमीडिएट्स भी बनाती है और इसको सारी दुनिया में बेचती है। ये काफ़ी रेपुटेड कंपनी है और इसका जो शेयर है वो लगभग 1555 पर आज ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कंपनी की स्थापना, जैसे मैंने आपको बताया था, कि 1949 में हुई थी और इसमें लगभग 12,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। बहुत ही रेपुटेड कंपनी है और इस वक्त 1555 के करीब ये ट्रेड कर रही है। लगभग 0.5% नीचे काम कर रही है, क्योंकि कल इसका रिजल्ट आया था। उन रिजल्ट्स में क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन किसी भी कंपनी के अर्निंग परफॉर्मेंस या उसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखने के लिए हमें उसका एक हिस्टोरिकल मूवमेंट देखना पड़ता है। तो हम हिस्टोरिकल प्राइसेस को देखने के लिए 1 साल के प्राइसेस देखते हैं, क्योंकि उसमें लगभग 4 क्वार्टर्स कवर हो जाते हैं। उससे हमको ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो में कितना ऐड किया है उसने, या शेयर होल्डर्स को उस कंपनी में होल्डिंग से कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कंपनी ने पिछले साल इन्हीं दिनों 939 हाई बनाया था और आज ये बनाया इसने 1579। तो आप कह सकते हैं कि इसमें लगभग 68% का इजाफा हुआ है इसके शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए पिछले 1 साल के यदि होराइजन में देखा जाए। इसका मतलब पिछले 1 साल के इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं उनसे EPS डिसाइड होता है और EPS से ही प्राइस डिटरमिन होता है। तो अब हम आज इसके Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस भी लेना चाहते हैं कि टेक्निकली इस कंपनी के जो प्राइसेस हैं वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने ये चार्ट लिया है, तो इसको आप देख रहे हैं, ये डेली चार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले साल नवंबर से ये कंटिन्यूसली शेयर ऊपर की ओर चढ़ता चला जा रहा है। पिछले साल नवंबर में लगभग ये 1000 के करीब ट्रेड कर रहा था और इसमें लगभग 50% का एडिशन हो चुका है अब तक, लगभग 6 महीने में। तो आप देख सकते हैं कि बीच में थोड़ी सी अप्रैल में थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल आया था, लेकिन उसके बाद में ये फिर से अपने प्राइसेस को रिकवर कर लिया था। तो अभी हम देखते हैं कि आज कंडीशन क्या है इस शेयर की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कल का चार्ट है, कल इवनिंग का एंड ऑफ द डे का चार्ट है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी जो प्राइसेस हैं वो जो मूविंग एवरेजेस हैं 5 डेज, 20 डेज और 50 डेज, उनके थोड़ा सा नीचे की ओर काम कर रही है। तो थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट इन दोनों वैसे भी स्टेबल नहीं है। और ये रहा इसका RSI। तो RSI भी आप देख रहे हैं, पॉइंटर इसका नीचे की ओर है और लगभग 50.95 पर ये काम कर रहा है। तो ये नीचे की ओर जा सकता है, इसलिए ये शेयर नीचे की ओर जा सकता है। लेकिन हमको उसके लिए इसका रिजल्ट देखना होगा। यदि रिजल्ट अच्छा आया होगा तो कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। यदि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो ये शेयर डेफिनेटली एक करेक्शन लेगा। अब ये दूसरा चार्ट देखिए। इस दूसरे चार्ट को भी मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको। ये रही प्राइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइसेस सेम है, लेकिन ये स्टॉकिस्टिक मोमेंटम है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी 74.54 पर काम कर रहा है और ये
का जो इसका पॉइंट होता है जिससे कि स्ट्रांगनेस होती है वहां पर नहीं जाना चाहता है। ये इसका पॉइंटर जो है ब्लैक वाला वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि इस शेयर में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है इस लेवल पर। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। अब दोस्तों हम इसके अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम 3 पैरामीटर्स लेते हैं किसी भी कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। तो हम बारी बारी से इनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो लेते हैं हम अपना सबसे पहला पैरामीटर जो कि है रेवेन्यू। रेवेन्यू 895 करोड़ से 1088 करोड़ हो गया है Q4 FY20 में Q4 FY19 के कंपैरिजन में। तो इसमें 21.52% का इंक्रीज हुआ है, एक जोरदार बढ़त आई है इसमें। और जैसा कि कंपनी ने बताया है कि जो पिछले साल का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, मींस 1920 का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था वो लगभग 2.5% था, ये इनका जो टोटल रेवेन्यू का खर्चा। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये कंपनी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है। कंपनी ने एक गाइडेंस भी दी है। कंपनी ने क्या गाइडेंस दी है आइए देखते हैं वो गाइडेंस को। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो 14 से 17% की ग्रोथ की गाइडेंस दी है 2020-21 में। और इनका जो कैपेक्स रहने वाला है वो लगभग 250 करोड़ रहेगा, जिससे कि ये देवास की जो इनकी फैसिलिटी है उसको ये शुरू कर सकें और जिसमें कि वो ऑटोमेशन, अपग्रेडेशन और कई तरह के जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनमें ये यूज करेंगे। तो इनका कैपेक्स लगभग 250 करोड़ रहने वाला है आगे सन 2020-21 में। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पैरामीटर रिजल्ट का जो कि है एबिटा। देखते हैं एबिटा के फ्रंट पे क्या हुआ है। एबिटा Q4 FY19 में 179 करोड़ था और Q4 FY20 में ये 180 करोड़ हो गया है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, केवल 1 करोड़ का फर्क पड़ा है, यानी कि ये एक फ्लैट रहा है और बहुत ज्यादा इंक्रीज इसमें नहीं रहा है। यहाँ पर जो कंपनी ने एक बताया है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हुआ है और जो कि 16.54 आ रहा है इनका एबिटा मार्जिन। अब हम इसका तीसरा पैरामीटर देखते हैं जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये लास्ट ईयर FY19 Q4 में 96 करोड़ था, जो कि इस साल Q4 FY20 में ये 83 करोड़ रह गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये 13.5% की इसमें गिरावट आई है। 13% से ज्यादा प्रॉफिट कम हुआ है और यही वजह है कि जो शेयर हैं वो थोड़ा कमजोरी के साथ में काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने स्क्रीन पर बताया था आज सुबह के रेट्स लगभग 10 बजे के कि ये 1555 पर काम कर रहे थे, लगभग आधा % नीचे की ओर ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का मार्जिन है कंपनी ने वो उन्होंने बताया कि वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 7.64% रहा है। तो ये एक इसमें कमजोरी आई है और इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो यही है कि इनका जो एबिटा मार्जिन कम हुआ है, यानी कि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या तो बड़े हैं या इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी प्रॉपरली नहीं आई है। तो ये थोड़ा सा कमजोर इस बार रिजल्ट रहे हैं इस कंपनी के। और हम एक बार समरी देख लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं। तो जैसा कि रेवेन्यू 895 से 1088 करोड़ हो गई है, लगभग 22% का इजाफा हुआ, तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एबिटा 179 से 80 करोड़ हुई है, 180 करोड़ हुई है जो कि सेम रही है, यानी कि इनलाइन रही है। और प्रॉफिट 96 करोड़ से घट करके 83 करोड़ हो गया है, यानी कि 13.5% की इसमें कमी आई है। तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो आप कह सकते हैं कि इसने एक फ्रंट पर मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है और एक फ्रंट पर इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। अब हम देखते हैं इसके एक हफ्ते का ट्रेडिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब रिजल्ट 17 जून को आना था
उस दिन उसके एक दिन पहले 16 जून को इसने हाई बनाया था 1624 और उस दिन इसकी ट्रेडिंग भी हुई थी 9,53,000 शेयर्स की। और कल यानी कि जब 17 जून को इसका रिजल्ट आया तो इसमें ट्रेडिंग भी कम हुई और ये थोड़ा सा करेक्ट भी हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक सीधा सा इफेक्ट मार्केट पर आया है इसके रिजल्ट्स का, जो कि इसका 13% जो लॉस हुआ है इसको। और अब एक नज़र हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देख रहे हैं, प्रोमोटर्स के पास 46% की इक्विटी है, FII के पास लगभग 12.6% की इक्विटी है और जो DIIs हैं जिनमें कि म्यूचुअल फंड्स और अदर DIIs हैं उनके पास लगभग 30.62% की इक्विटी है। और जो लास्ट क्वार्टर से यदि देखेंगे, बल्कि सितंबर से यदि हम इसका कंपैरिजन करेंगे सितंबर 2019 से, तो हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इक्विटी स्टेक अपना बढ़ाया है, वहीं FII ने अपना इक्विटी स्टेक थोड़ा सा कम किया है। और जो अदर्स के पास में है वो लगभग 10.66% के करीब होल्डिंग है, तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो FII ने अपनी होल्डिंग इसमें कम की है और म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एक बार हम नज़र डालते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स पर। तो यहाँ पर इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं सन फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, बायोकॉन, अरविंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा और कैडिला। यहाँ पर हम मार्केट कैप की यदि बात करें तो इप्का लैब इन सभी में सबसे छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है। और यदि हम डिविडेंड की बात करें तो इसमें लगभग 32% डिविडेंड यील्ड है और जो हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है वो कैडिला की है लगभग 1% की। और यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इसका कम है। और यदि हम प्रॉफिट वेरिएंस की बात करें तो जो सबसे अच्छी कंपनी है वो टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज और साथ में अरविंदो फार्मा रहे हैं। और ये इसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस है ये नेगेटिव है लगभग 12.72% का। इसका जो ROC है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो लगभग 16.24% आ रहा है, जबकि सबसे अच्छा जो ROC है वो अरविंदो फार्मा का है और इसके साथ में कैडिला का भी 15.35 है। हालांकि इसका ROC तो ठीक है, लेकिन जो इसका प्रॉफिट वेरिएंस है वो थोड़ा सा कम है। शायद इसके पीछे इसकी जो एफिशिएंसी है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या एबिटा मार्जिन है, वही शायद इसकी एक वजह होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको एनालिसिस में बता दिया है कि इस शेयर में क्या करना है। ये एक छोटा सा करेक्शन मांग रहा है, ये इसमें करेक्शन होगा और उसके बाद में जब आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लगा है तो शायद अगले क्वार्टर तक इसको अभी इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो ये शेयर एक खरीदने के लायक शेयर हो जाएगा। कंपनी बेहतरीन कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है और किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।